कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वशिष्ठ आज राउंड पर थे। वैसे उनको समय ही नहीं मिल पाता था कि कभी अध्यापकों की समस्या, कभी छात्रों की समस्या और कभी कुछ नहीं तो पब्लिक की कोई ना कोई समस्या। आज समय मिला तब वे राउंड पर निकल पड़े। उनके ऑफिस से निकलते ही सबसे पहले 3rd ईयर की कक्षा थी। BA 3rd ईयर की क्लास में डॉक्टर प्रताप थे। हमेशा की तरह उनकी क्लास शांतिपूर्वक चल रही थी। अगली क्लास मैडम सुनीता की थी। वे हंसी मजाक करती हुई अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाती थीं। अब वे अगली कक्षा की ओर बढ़ गए। BA प्रथम वर्ष की कक्षा थी, जिसमें चिल्लापन ज़्यादा रहती थी। इस बात को सब समझते थे कि यह स्कूल से कॉलेज में आए विद्यार्थियों की क्लास थी। ये विद्यार्थी अपने आप को स्कूल के सख्त अनुशासन से आज़ाद मानते हैं। स्कूल में आने और जाने में कोई ढील नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ कभी भी गाने और जाने की आज़ादी थी। लेकिन आज क्लास शांत थी, केवल अध्यापक की आवाज़ गूंज रही थी। आवाज़ सुन प्राचार्य जी चौंके, क्योंकि आवाज़ डॉक्टर प्रताप की थी। बस अंतर यही था कि 3rd ईयर की कक्षा में जहाँ राजनीति पर चर्चा चल रही थी, तो प्रथम वर्ष की कक्षा में इतिहास पढ़ाया जा रहा था। प्राचार्य जी ने सोचा, एक ही व्यक्ति 2 जगह कैसे हो सकता है। प्राचार्य वापस 3rd ईयर की क्लास की ओर गए तो देखा कि प्रताप वहाँ पढ़ा रहे थे। वे वापस आए और देखा कि वह क्लास का एक विद्यार्थी अध्यापक बना हुआ था और पूरी क्लास शांतिपूर्वक पढ़ रही थी। अध्यापक बना हुआ विद्यार्थी राहुल था। प्राचार्य थोड़ी देर तक चुपचाप देखते रहे, फिर डॉक्टर प्रताप को बुलाया। दोनों राहुल की कक्षा का निरीक्षण करते रहे और जब क्लास खत्म हुई तब ताली बजाते क्लास में प्रवेश कर गए। उनको देखकर सभी खड़े हो गए और राहुल प्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, सॉरी सर। प्राचार्य और प्रताप सर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। प्राचार्य ने कहा, बेटा, इसमें माफ़ी मांगने वाली बात कहाँ से आ गई। तुम तो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हो। हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज में इतना होनहार विद्यार्थी है। इस साल के एनुअल फंक्शन में तुम्हारा शो रखेंगे। प्राचार्य की बात सुन ललिता उठी और बोली, सर, यह सभी सरों की मिमिक्री करता है। प्रताप सर की मिमिक्री तो इसने अच्छी करता है कि जैसे यह प्रताप सर का ही अंश हो। बात छोटी सी थी, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा यह बाद में पता चलेगा। राहुल की ममेरी बहन है सुषमा। वह घर गई और स्कूल में घटी घटना को अपनी मम्मी कविता को बता दिया। ललिता ने जो कहा उसे भी अपनी मम्मी को बताया और बोली, मम्मी, अपने राहुल में प्रताप सर की छवि दिखती है। सुषमा की बात सुनकर कविता बोली, तूने तो पहले यह नहीं बताया, जबकि तुम दोनों को 3 महीने हो गए कॉलेज गए हुए। सुषमा ने कहा, पहले मैंने इस बात पर गौर नहीं किया था, लेकिन क्लास में यह चर्चा होती रहती है। रात को कविता ने अपने पति अनिल को बताया और संभावना व्यक्त की कि कहीं डॉक्टर प्रताप ही राहुल के जैविक पिता तो नहीं। अनिल ने कहा, हो सकता है, मैं प्रताप सर से बात करूंगा। इससे पहले मैं इनफर्टिलिटी सेंटर से बात करूंगा, जहां राहुल का जन्म हुआ। अगर वे सच में राहुल के पापा हुए तो मेरे लिए यह सबसे अच्छा दिन होगा। अपनी छोटी बहन को विधवा के रूप में देखा नहीं जाता। राहुल की मम्मी सुनीता जब 11 वर्ष की रही होंगी, उसके भाई की शादी हुई थी। उसके बाद 1 साल बाद एक सड़क दुर्घटना में उनके मम्मी पापा का देहांत हो गया। अनिल और कविता ने उसका अपनी बेटी जैसा ख्याल रखा। सुनीता को एहसास भी नहीं होने दिया कि उसके मम्मी पापा नहीं हैं। इस दौरान सुनीता के भाई के घर में बेटे का जन्म हुआ। बुआ व भतीजा दोनों में पटरी अच्छी बैठ गई। सुनीता को पढ़ाया और उसकी शादी की। 20-21 साल की उम्र में ही सुनीता की शादी कर दी गई। लक्ष्य अच्छा मिल गया, इसलिए सुनीता की शादी जल्द कर दी। राजेश एक अच्छा पति साबित हुआ। उसने सुनीता को हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी खुशी वह नहीं दे पाए। सुनीता माँ नहीं बन सकी। दोनों ने लगभग 10 वर्ष बिना संतान के व्यतीत किए।
और अपनी नियति मानकर चुपचाप बैठ गए। जब शहर में इनफर्टिलिटी सेंटर खुला तो दोनों सेंटर गए। जांच में कमी राजेश में पाई गई। चूंकि राजेश इलाज से भी पिता बनने के काबिल नहीं थे, इसलिए शुक्राणुओं की व्यवस्था शुक्राणु बैंक से हो गई। राहुल का जन्म हुआ। इसके साथ साथ कविता ने एक बच्ची को जन्म दिया। यही सुषमा है। राजेश ने राहुल और सुनीता दोनों को भरपूर प्यार दिया। जीवन अच्छा चल रहा था, परंतु राजेश की अचानक मौत ने सुनीता को तोड़ दिया। सुनीता से ज़्यादा अनिल को तोड़ दिया। जिस बहन को उन्होंने अपनी बच्ची की तरह पाला, उसको विधवा के रूप में देखकर वे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। बहरहाल धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। राहुल और सुषमा दोनों कॉलेज पहुंच गए। इधर प्रताप भी परेशान थे। आज जो हुआ उससे भी परेशान थे। उसने उनके मन में संदेह पैदा कर दिया था। अब तक वे लोगों की चर्चा को भाव नहीं दे रहे थे। लोग इसलिए भी चुप रहते क्योंकि लोगों को प्रताप सर का व्यवहार ऐसा नहीं लगता था कि वे किसी लड़की को प्रभावित कर सकें। उनके मन में भी यही था कि कहीं वे वही तो नहीं। प्राचार्य वशिष्ठ ने प्रताप सर को बुलाया क्योंकि उन्होंने भी प्रताप सर के व्यवहार को भांप लिया था। प्रताप सर के आने पर बात प्राचार्य जी ने ही बात शुरू करी। आप तभी से परेशान हैं जब से राहुल ने आपकी नकल की। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैं कॉलेज में चल रही चर्चाओं से परेशान हूँ और आज की घटना ने और क्लास की एक छात्रा ने कमेंट ने चर्चा को और सशक्त बनाया है। मेरे सामने यह बात भी आई कि राहुल मेरी अवैध संतान है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, राहुल मेरा बेटा हो सकता है, डॉक्टर प्रताप बोले। यह सुनकर प्राचार्य चौंके और बोले, राहुल आपका बेटा कैसे हो सकता है? मेरा कोई अफेयर नहीं है। पता नहीं कैसे मैंने अपने शुक्राणु दान किए। मैंने शुक्राणु बैंक को अपने शुक्राणु दान किए। तब मुझे यह पता नहीं सब इस रूप में मेरे सामने आएगा। तब तो आपका और राहुल का डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, प्राचार्य बोले। लेकिन राहुल को इसके लिए कैसे राजी करें? वह मुझ पर छोड़ दो, प्राचार्य बोले। लेकिन उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि राहुल के मामा ने आकर सारी समस्या हल कर दी। उस घटना को 1 सप्ताह से अधिक हो गया था। राहुल कॉलेज से वापस लौटा तब उसकी मम्मी ने उसे टोका, क्यों रे तू अपने टीचरों की नकल करता है? नकल नहीं मम्मी, मिमिक्री करता हूँ। आपको किसने बताया? जरूर यह सुषमा ही होगी। वह तो यह भी कह रही होगी कि मुझ प्रताप सर की छवि दिखाई देती है। हाँ, सुनीता बोली। पर बेटा तू अपने अध्यापकों की कमियों को नहीं बल्कि उनकी विशेषताओं को उजागर कर, वे तेरे गुरुजी हैं, उनका सम्मान करो। राहुल कुछ बोलता तभी उसकी भाभी आ गई। राहुल से बोली, तू जा अपनी पढ़ाई कर, मुझे तेरी मम्मी से कुछ बातें करनी है। कविता अब सुनीता से बोली, डॉक्टर प्रताप डीएनए जांच के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन भाभी मैं राजेश को नहीं बुला पाऊंगी। सुनीता बोली, और खुद उनका भी परिवार होगा। नहीं, उनका कोई परिवार नहीं है, कविता बोली। प्रताप सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। वे अनाथ आश्रम में पले हैं। वे कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन जानता है? परिवार क्या होता है वे नहीं जानते। उनका परिवार अनाथ आश्रम के लोग ही हैं। पढ़ने के जुनून ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है। हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कुछ बनने के जुनून में खुद की शादी और परिवार के बारे में नहीं सोचा। हाँ, इतना जरूर किया कि शुक्राणु बैंक में अपने शुक्राणु दान कर दिए और उन्हीं का तूने उपयोग किया और फिर राहुल का जन्म हुआ। सुनीता सुन रही थी परंतु कुछ बोल नहीं रही थी। कविता आगे बोली, तो कुछ बोल नहीं रही? प्रताप और राहुल के डीएनए अगर मैच कर गए तो हम सब के लिए खुशी की बात होगी। वे तेरे बेटे के जैविक पिता तो हैं ही, कोई गैर नहीं। समय को भी शायद यही मंजूर होगा, तभी तो उसने ये हालात पैदा किए हैं। लेकिन भाभी, कभी कभी मैं प्रताप की और राजेश की तुलना करने लगी और उनको बुरा लगा तो राहुल की सोच अपनी और प्रताप की नहीं, उसे अपने जैविक पिता को पिता कहने का मौका तो दे। हम सब चाहते हैं कि तुम सब एक सुखद जीवन जियो। और हाँ, राजेश होता तो भी उसे गम क्यों होता? वह जानता तो था कि राहुल उनकी संतान नहीं। राजेश की आदतें तो तू जानती ही है, उसका आशीर्वाद भी मिलेगा। सुनीता बोली, पर भाभी इसमें उम्र में शादी क्या शोभा देगी पागल? तू अभी 50 की हुई और इस उम्र में शादी तन की नहीं मन की जरूरत होती है। इस उम्र में ही पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे अपने परिवार के साथ व्यस्त रहेंगे, उनको परिवार के साथ जीवन जीने दे। और जहाँ तक राहुल की बात है तो तेरे भाई ने उससे बातचीत कर उसकी सोच की थाह ले ली है। वह तो खुश है और डीएनए जांच के लिए भी राजी है।
तो प्रताप के बारे में भी सोच, उसने कभी कोई सुख नहीं देखा। जन्म के तुरंत बाद माँ बाप मर गए, वह अनाथ आश्रम में आ गया। अनाथ आश्रम में पलने वाले बच्चा इस मुकाम तक पहुंचा तो उसमें काबिलियत तो होगी ही, उसे तू ही खुशी दे सकती है। अगर तूने मना कर दिया तो वह कहीं टूट ना जाए। सुनीता राजी हो गई। इधर प्रताप और राहुल के डीएनए मैच कर गए और साथ ही राहुल और सुनीता बंधन में बंध गए।